स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? तो डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई भी क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक सोच विकसित करना है, एक डायमेंशन विकसित करना है, इसलिए ये लेक्चर है। हमारे ख्याल से 2 लेक्चर में डिजास्टर मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा और सब लोग लिख सकते हैं, बट कुछ फोकस रखना है, उसके लिए ये लेक्चर बनाया जा रहा है। पहली बात पूछा जा सकता है कि आपदा क्या है। आपदा को परिभाषित कीजिए, और आपदा को परिभाषित में भी लगता है कि कैसे परिभाषित करें, तो लिखा जाता है। देखो, 2 बातें ध्यान रखना है कि आपदा मानव जनित भी हो सकता है, मानव जनित भी हो सकता है, दूसरा प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, प्राकृतिक जनित भी हो सकता है। ठीक है ना, 2 बातें ये ध्यान रखना है। तीसरा क्या, कि जो क्षमता हो और साथ में क्या, संसाधन हो, संसाधन और क्षमता दोनों से परे हो। क्या हो? परे हो। देखो, हमने बताया क्या, आपदा मानव जनित हो सकता है और प्राकृतिक जनित हो सकता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जो क्षमता है और संसाधन है उससे परे हो, ठीक है ना, कि हम उसको रोक नहीं पाए, हमारी क्षमता में नहीं है, हमारे कहते हैं ना कि दम नहीं है कि उसको रोक ले, हमारे संसाधन नहीं है कि इसको रोक ले। 2 बातें ध्यान रखना है इस चीज में, तो हमें इसको परिभाषित करने में बड़ा आसान हो जाएगा। आपदा के लिए 2 चीजें याद रखना है, एक तो मानव जनित होता है, प्राकृतिक जनित होता है, दूसरा क्षमता और संसाधनों से परे होता है। तो देखो, परिभाषा क्या है, तो कोई भी प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित घटना जिससे होने वाली आर्थिक, सामाजिक, संरचनात्मक, जितने आप डायमेंशन जानते हो, आर्थिक रूप से क्षति होती है, सामाजिक रूप से क्षति होती है, संरचनात्मक रूप से क्षति होती है, मानवीय क्षति होती है, पर्यावरणीय क्षति होती है। तो जितना डायमेंशन जानते हो कि आपदा की वजह से क्या क्या क्षति हो सकती है, तो आपदा की वजह से क्षति हो सकती है किसकी? आर्थिक रूप से क्षति हो सकती है, ठीक है, सामाजिक रूप से क्षति हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षति हो सकती है, या संरचनात्मक रूप से क्षति हो सकती है, और मानवीय जान माल की खतरा होता है, मानवीय रूप से होता है, और पर्यावरणीय रूप से, पर्यावरणीय से क्षति होता है। तो कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित ऐसी घटना जिससे होने वाली क्षति, आर्थिक, सामाजिक, संरचनात्मक, मानवीय तथा पर्यावरणीय क्षति, जितनी क्षति है, इस क्षति इतनी व्यापक हो और प्रभावित समुदाय की समझ जो इतनी व्यापक हो, पहली बात क्या हो कि व्यापक हो, कि जो प्रभावित वाला समुदाय है जिससे ये प्रभावित हो रहा है, आपदा प्रभावित हो रहा है, जो समुदाय, उनकी सारी क्षमताओं और संसाधनों से परे हो, तब इसे आपदा कहा जाएगा। सिंपल सी बात है कि हम ऐसे भी हटा के बोल सकते हैं कि आपदा प्राकृतिक या मानव जनित होती है, मानव निर्मित घटना हो सकती है जिससे होने वाली क्षति, क्षति ब्रैकेट में लिख दें, होने वाली क्षति ब्रैकेट में ये सारे लिख दें, इतनी व्यापक हो कि प्रभावित समुदाय की समस्त क्षमताओं और संसाधनों से परे हो, तो इसे आपदा कहा जाता है। फिर से सुनो, हम बोलने का यहाँ पे लिखा गया है उससे नहीं, जो हमने की पॉइंट बताया उससे आप बना के कुछ भी बोलो कि आपदा 2 प्रकार की हो सकती है, मानव निर्मित हो सकती है या प्राकृतिक रूप से होती है, और इससे क्षति, क्षति में ब्रैकेट में लिख दो ये सारे क्षति, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, संरचनात्मक रूप से, मानवीय रूप से, पर्यावरण रूप से क्षति इतनी व्यापक हो कि प्रभावित समुदाय की समस्त क्षमताओं और संसाधनों से परे हो, तो इसे आपदा कहा जाता है। या हम परिभाषित लिखने के लिए एक और बता सकते हैं, जरा सा देख लो क्या लिख सकते हैं। ये भी तो लिख सकते हैं कि आपदा वह घटना है जिसमें होने वाली क्षति, क्षति के ब्रैकेट में हम लिखती है आर्थिक, सामाजिक, संरचनात्मक, मानवीय, पर्यावरणीय, ठीक है, ईटीसी, ठीक है, होने वाली क्षति इतनी व्यापक हो और
प्रभावित समुदाय के समस्त क्षमताओं और संसाधनों से परे हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आपदा कहते हैं। बस सिंपल बात है, हम अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, क्यों दूसरे की लैंग्वेज लेंगे? जो भी आपको लगे। हमने कहा की पॉइंट क्या है, और यहाँ पे आपदा दो प्रकार के हो सकते हैं, आपदा दो प्रकार से आ सकता है, आपदा दो प्रकार से आ सकता है, ये भी बता दें प्रकार से हो सकता है। पहला क्या? प्राकृतिक रूप से, और दूसरा क्या? मानव निर्मित। ठीक। आपदा वो घटना है जिसमें होने वाली क्षति इतनी व्यापक हो और प्रभावित समुदाय की समस्त क्षमताओं और संसाधनों से परे हो, उसे आपदा कहा जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा आपदा। ठीक। आपदा से आगे बढ़ते हैं। तो आपदा देखो फिर से होता है कि संकट या विपदा क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। संकट या विपदा क्या होता है, इसको परिभाषित कर दिए। सुभेद्यता क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले ये बातें एकदम दिमाग में क्लियर कट डिफिनेशन बैठा लेना है। संकट या विपदा क्या होता है? तो कोई भी प्राकृतिक या मानवीय घटना जिसमें व्यापक पर्यावरणीय क्या हो, डेटेरियोरेशन हो, या पर्यावरणीय अवनयन हो, आर्थिक क्षति हो, मानवीय हानि हो, या संरचनात्मक नुकसान की संभावना हो। यहाँ पे बोला जा रहा है क्षमता से परे नहीं होगा। यहाँ पे बस ध्यान रखना कि क्षमता से या संसाधनों से परे नहीं होगा। ठीक है। व्यापक क्या होगा? व्यापक रूप से यहाँ पे क्षति पहुंचेगी। कोई भी घटना, चाहे प्राकृतिक या मानवीय घटना से, जिससे हमें व्यापक रूप से क्या होता है, नुकसान की संभावना हो। यहाँ पे क्या बोलेंगे? विपदा या संकट क्या है? संभावना हो, क्षति की संभावना हो, व्यापक क्षति की संभावना हो, तो हम कह देंगे कि वो संकट है या विपदा है। तो ध्यान रखना क्या बात बोल रहे हैं। हम इतनी बार बता रहे हैं इस चीज को क्योंकि दिमाग में बैठ जाए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि विपदा या संकट है क्या? हम कहें कि कोई भी विपदा या संकट वो होता है जिसमें व्यापक रूप से क्षति होने की संभावना होती है। ठीक है। यस, व्यापक रूप से संभावना होती है, लेकिन ये ध्यान रखना यहीं पे अगर क्षमता और संसाधनों से परे हो जाएगा तो आपदा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे व्यापक क्षति होने की संभावना होती है। इस संकट या विपदा को टाला भी जा सकता है। अपनी क्षमताओं को विकसित करके, अपनी संसाधनों को विकसित करके संकट और विपदा को टाला जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस बात को। यहाँ पे क्षमताओं और संसाधन का परे नहीं होगा, इंसान की औकात से बाहर नहीं होगा, ये इंसान के औकात के अंदर होगा संकट और विपदा। सुभेद्यता क्या होगा? तो समाज या समुदाय में व्याप्त वैसे कारक जो विभिन्न प्रकार के क्षति की संभावनाओं को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। क्या सुभेद्यता क्या? कि क्षति की संभावनाओं को, जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाएं को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। क्षति की संभावनाएं को बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं सुभेद्यता। जैसे स्थान हो सकता है, आयु हो सकता है। जैसे मान लो कि 80 साल का है कोई, तो वो सुभेद्य ज्यादा है आपदा के प्रति, क्योंकि इसकी क्षति ज्यादा हो सकती है रेदर देन की 14-18 वर्ष का कोई बच्चा हो। तो लिंग है, बीमारी है, विकलांगता है, अशिक्षा है, गरीबी है, etc। ये हमेशा क्या करेगा? सुभेद्यता बढ़ा देगा। तो समाज या समुदाय में व्याप्त वैसे कारक जो विभिन्न प्रकार की क्षतियों को, विभिन्न प्रकार की क्षति क्यों? जो हमने क्षति देखा है कि सामाजिक आर्थिक संरचनात्मक मानवीय और पर्यावरणीय क्षति को क्या कर सकता है? संभावनाओं को बढ़ा देगा। तो सुभेद्यता। मेरी बात एकदम क्लियर हो रहा होगा, क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कि संकट क्या है, संकट या विपदा एक ही चीज है, आपदा क्या है और सुभेद्यता क्या है। इन तीनों चीज को अच्छे से समझ लो और दिमाग में बैठा लो, याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है जोखिम। क्या होता है जोखिम? अब इसको परिभाषित, तो किसी संकट से प्रभावित होने की वास्तविक संभावना क्या होगा? जोखिम होगा। जबकि वहां पे संभावना कैसा किया जाता है? अनुमान किया जाता है। संकट में नुकसान की संभावना हो,
तो संकट हो सकता है। और जोखिम क्या होता है, तो किसी संकट से प्रभावित होने की वास्तविक संभावना ही क्या होता है, जोखिम होता है। किसी संकट से प्रभावित होने की वास्तविक संभावना ही जोखिम होता है। तो हम लोग क्या क्या समझे, आपदा समझे, संकट समझे, या विपदा एक ही चीज है, और तीसरा हम लोग समझे सुभेद्यता, और चौथा हम लोग समझे जोखिम। दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर ये हो जाना चाहिए। और फिर हम लोग डीकेडी एक सिर्फ इस पे डीकेडी होगा, और वो आप लोग से पूछेंगे, थोड़ा डायमेंशन खोलेंगे, सिर्फ एक डीकेडी होगा, वो सफिशिएंट है, बाकी यहाँ पे सारी चीज हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखें कि आपदा के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपदा कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो जल से या जलवायु से संबंधित हो सकते हैं, जैसे बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, चक्रवात हो सकता है, तो जल एवं जलवायु से संबंधित। दूसरा भू विज्ञान से संबंधित, भूकंप, भूस्खलन, ठीक है, ज्वालामुखी, एटीसी। औद्योगिक से रिलेटेड, रासायनिक रिलेटेड, नाभिकीय रिलेटेड ना। आपदा के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, जल और जलवायु से संबंधित, सब लोग जानते होंगे, बाढ़ होगा, सूखा होगा, चक्रवात होगा, जल से और जलवायु से। भू विज्ञान से संबंधित क्या होगा, भूकंप होगा, भूस्खलन होगा, ज्वालामुखी होगा, ईटीसी, ठीक है। औद्योगिक रूप से हो सकता है, रासायनिक रूप से हो सकता है, नाभिकीय रूप से आपदा आ सकता है। दुर्घटना से संबंधित हो सकता है, जैसे आग, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटना, भीड़ हिंसा, ये सब दुर्घटना से संबंधित हो सकता है। और पांचवा हमारा जैविक आपदा हो सकता है। तो डायमेंशन इसका आपदा के प्रकार में क्या है, जल और जलवायु से संबंधित हो सकता है। दूसरा हमने क्या बताया कि भू विज्ञान से संबंधित हो सकता है, और औद्योगिक से संबंधित हो सकता है, रासायनिक से संबंधित हो सकता है, नाभिकीय से संबंधित हो सकता है, दुर्घटना से संबंधित हो सकता है, और जैविक आपदा से संबंधित हो सकता है। अब जरा सा मैप को बड़े ध्यान से रखना कि कहां पे आपदा ज्यादा होगा, आपदा ज्यादा क्या होगा। तो आपदा हम लोग जियोग्राफी में सीखेंगे कि जो भूकंप से आपदा भारत में है, तो भारत के मानचित्र मालूम होना चाहिए कि भारत में भूकंप कहां कहां ज्यादा आते हैं, तीव्रता के, वो ध्यान रखना चाहिए। तो भारत में भूकंप की मानचित्र होना चाहिए, और मानचित्र के माध्यम से हर एक आपदा के क्वेश्चन को टेकल करना, नोट करके रखना, हर एक क्वेश्चन को टेकल करना है। अगर उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की मानचित्र बनाना, और उत्तर प्रदेश की मानचित्र बनाने के बाद आपको बताना है कि क्या ऐसा क्या है उत्तर प्रदेश में, ये चीज आपको कि क्या चीजें हैं, डिवाइड कर देना। एक तो डेंसिटी पे, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। औद्योगिकरण कहाँ है वो दिखेगा, जलवायु की घटना कहाँ पे होगी, दुर्घटना संबंधित क्या होंगे, जैविक आपदा के आने की संभावना कहाँ हो सकती है। इन सारे डायमेंशनों पे मैप पे सोचना होगा। भारत पे भी ऐसा ही सोचना होगा, जल से, भू विज्ञान से, जैसे बाढ़ कहाँ आता है, सूखा कहाँ आता है, चक्रवात कहाँ आता है, इसकी सारी मैपिंग करके आज ही आप लोग मेहनत आज कर लोगे तो कल का दिन बड़ा आसान होगा। मैप के माध्यम से ये पांचों प्रकार की जितनी आपदाएं हैं दिखा लेना, अगर कहीं डाउट आता है तो फिर हमसे पूछ सकते हो ना। लेकिन हम इतना समझते हैं कि ये सारे आपदाएं मैप पे आपको दिखाना है। अब जरा भारत की संवेदनशीलता देखें, क्या है संवेदनशीलता। तो लगभग 12% भूमि बाढ़ और नदियों के अपरदन से प्रभावित है। कितने, 12%। 5700 टोटल 7516 किलोमीटर की तट रेखा है, उसमें से 5700 जो तट रेखा है वो चक्रवात और सुनामी से ग्रसित है, हो सकती है। 68% कृषि योग भूमि का, जो कृषि योग भूमि का है, भूमि है, उसमें 68% भूमि पे सूखा पड़ सकता है। पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन आ सकता है। पड़ोसी देशों में आतंकवादी घटनाएं, जलवायु परिवर्तन जैसे हिमनद का पिघलना, निचले हिमालय में फरवरी से लेकर जून तक के बीच में शुष्कता या शुष्कता क्या होता है, अधिक हो जाने के कारण आग लगने की घटना होती है। औद्योगिकरण में वृद्धि हो रही है तो औद्योगिक आपदा आते हैं। जनसंख्या 136 करोड़ है, ये भी कारक है, और जनघनत्व है, ये भी कारक है। तो ये मैप पे भी होना चाहिए, आपके सारे चीज मैप पे होना चाहिए, ध्यान रखना, मैप पे होना चाहिए आपका बना हुआ, ठीक है ना। कहाँ भूस्खलन आएगा, कहाँ पे आतंकवादी घटनाएं उससे जुड़ा है, ठीक है ना। तो भारत की संवेदनशीलता यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए तो मैप खट से बनाना है और ये सारी चीजें दिखाना है। तो आप यही चीज मैप पे दिखाओगे रेदर देन लिखने के, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को।
अब यूपी की सुविधता देख लो, यूपी की सुविधता क्या है, तो नदियों की संख्या अधिक है तो बाढ़ की संभावना अधिक होती है। 20 करोड़ जनसंख्या है, 828 जनघनत्व है, साक्षरता दर कम है, इतने लोग अर्बन में रहते हैं, इतने लोग रूरल में रहते हैं। बुंदेलखंड और झांसी में सूखा पड़ता है। यूपी की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, इसलिए मौसम आधारित सुविधता है। 29 जिलों से में क्या होता है, अत्यधिक तीव्रता के भूकंप वाले क्षेत्र में स्थित है। कितने जिले उत्तर प्रदेश के, तो 29 जिले अत्यधिक तीव्रता वाले भूकंप के क्षेत्र में हैं। और एक ये भी मिल रहा है कि पार्श्विक विस्थापन हो रहा है नदियों का, तो नदियों की पार्श्विक विस्थापन की वजह से बाढ़ की समस्याएं भी बढ़ रही है। तो ये यूपी की ओवरऑल क्या है, सुविधता है। इसको भी मैप के माध्यम से नोट करके रखना है, मैपिंग के माध्यम से आज ही के आज ही लगे हाथ जब आप लोग देख रहे हो, मैपिंग के माध्यम से नोट करके रखना है ये सारी चीजें। सिर्फ मैप बनाना है और सारी चीजें इंडिकेट करना है कि आपको आसानी से दिलो दिमाग में ये छप जाए। तो भारत में अलग अलग क्षेत्र में आपदा क्या है, फिर से मैप की सहारा लेंगे कि उत्तरी हिमालय में कौन कौन से आपदा आ सकते हैं। तो भूकंप आ सकता है, भूस्खलन आ सकता है, हिमस्खलन आ सकता है, फ्लैश फ्लड आ सकते हैं, दावानल हो सकता है, ईटीसी उत्तरी हिमालय में ये आपको दिखाना है मैप में। मैदानी क्षेत्र में क्या हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, भूकंप आ सकता है, आग लग सकता है, जनघनत्व अधिक होने के कारण भीड़ हिंसा हो सकता है, औद्योगिक आपदा हो सकता है, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो मैदानी क्षेत्र में आप दिखाओगे कि ये सारे हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैपिंग के माध्यम से भारत का एक नक्शा बनाओगे, उत्तरी हिमालय में ये चीजें आती हैं। ये मध्यवर्ती में क्या, तो बाढ़, सूखा और लू चलता है। तटीय क्षेत्र में क्या आएगा, तो चक्रवात आएगा, बाढ़ आएगा, अपर्दन होगा, सागरीय अपर्दन होगा। दक्षिण भारत में देखें, तमिलनाडु, कर्नाटक और मराठवाड़ा ये सूखा से ग्रसित है। द्वीपीय समूह देखें तो समुद्री जल स्तर की में वृद्धि हो रही है, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी उद्गार भी होने की संभावना है। तो भारत में अलग अलग क्षेत्र में क्या क्या आपदाएं हैं, ये भी मैप के माध्यम से आप लोग, हम क्षेत्र दे दिए हैं और क्षेत्र में मैप के माध्यम से आप लोग बना के रख लोगे। मेरे पॉइंट को समझ रहे होगे, रोकना और बनाना जरूर। ठीक, नेक्स्ट, बाढ़ के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो नदीय बाढ़ हो सकता है, जो नदी के द्वारा आते हैं, नदीय बाढ़ हो सकता है। नदी बाढ़ के कारण क्या हो सकते हैं वो आगे देखेंगे। सरोवरीय बाढ़ हो सकता है, जो सरोवर जो होते हैं उन सरोवर में पानी ज्यादा से अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ जाए। तटीय बाढ़ आ सकते हैं, जो तट है उन पे बाढ़ आ सकते हैं, जैसे हमारा 5700 किलोमीटर का तट क्या है, बाढ़ से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। नगरीय बाढ़ हो सकता है, और नगरीय बाढ़ के भी क्या है ये चर्चा हम लोग जियोग्राफी में करेंगे। ऐसे भी बाढ़ के प्रकार में जब बताएंगे कारण, तो बाढ़ के प्रकार कितने हो सकते हैं, 4 प्रकार के हो सकते हैं, नदीय बाढ़, सरोवरीय बाढ़, तटीय बाढ़ और नगरीय बाढ़। और ये भी मैप के माध्यम से ही देखना है, मैप के माध्यम से सारी चीज देखने हैं, ये ध्यान रखना। जो भी आप बता रहे हैं, सूखा के प्रकार कितने हो सकते हैं, तो ये भी 4 प्रकार के हो सकते हैं। मौसमी सूखा, जहां पे वर्षा की कम मात्रा में होता है, जहां वर्षा कम मात्रा में होता है कुछ वर्षों के लिए, उसको बोला जाता है मौसमी सूखा। जलीय सूखा क्या, वर्षा की लगातार कमी हो और जल स्रोत पे दबाव पड़े, भूमि और सतही जल क्या हो जाए, वहां से पानी नदारत हो जाए, तो जलीय सूखा होगा। कृषि सूखा में क्या, तो मृदा में नमी का अभाव हो जाए, तो वो कहेंगे कृषि सूखा है। पारिस्थितिकी सूखा क्या, जल संकट की चरम अवस्था को पारिस्थितिकी सूखा बताया जाता है। तो ये 4 प्रकार के सूखा के प्रकार हो सकते हैं। तो जल के भी प्रकार बता दिए और सूखा के प्रकार। अब बाढ़ के कारण देखो, बाढ़ के कारण कितने हो सकते हैं, 3 तरीके से हो सकते हैं। मानव जनित कारक हो सकते हैं, भौतिक कारक हो सकते हैं और मौसमी कारक होते हैं। बड़े अच्छे से समझना इस बात को, जब समझ जाओगे ना बाढ़ के कारण क्या है, तो 3 कारण है। मानव जनित कारक हो सकता है, भौतिक कारक हो सकता है, मौसमी कारक हो सकता है। तो एक एक कारक को देखते हैं क्या क्या है इसमें बेसिकली। तो मौसमी कारक पहला हम उठाते हैं कि मौसमी कारक क्या होगा। तो जानते हो कि मानसून हमारा आता है और मानसून से वर्षा होता है। तो मानसून अनिश्चितता के कारण बृहद जल ग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होता है। अनिश्चित है मानसून, तो कहीं पे क्या होगा, बहुत बारिश हो गया, मूसलाधार बारिश हो गया, तो नदी के जल स्तर में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो बाढ़ की समस्या हो जाएगी। तो मौसमी कारक हो गया। तो मानसून पहला चीज हो गया मानसून पे। ठीक है, मानसून में अधिक वर्षा हो गया। दूसरा क्या है, बादल फटने की प्रक्रिया के कारण। अक्सर पर्वतीय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षण होता है बादल फटने की वजह से, और वहां के इलाके में बाढ़ आ जाता है। जैसे एग्जांपल है उत्तराखंड का। ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण। तो दूसरा क्या है, बादल फटना, बादल फटना को रिलेट कर रहे होगे। तीसरा क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात से, मतलब चक्रवात से। ठीक है, तटीय क्षेत्र में वर्षण होगा और वहां पे क्या होगा, बाढ़ आएगा।
तो 3 कारण मौसमी होगा, मानसून, बादल का फटना और चक्रवात। ठीक, अब जरा सा देखते हैं भौतिक कारक क्या है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, भौतिक कारक को ही समझना कि औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था होने से वर्षा होगा, बाढ़ आ जाएगा। कैसे? हमने बड़े छोटे टर्म में लिखा है कि मान लो कि कोई, हमने कहा कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, ऐसा हमने कहा, और जैसलमेर में क्या किया कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं बनाया। ये समझो कि जैसलमेर है और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कारण था कि यहाँ पे बारिश तो आएगी नहीं, तो क्या मतलब ड्रेनेज सिस्टम बनाने का क्या मतलब है। लेकिन खुदा न खास्ता यहाँ पे बारिश हो गई और ड्रेनेज सिस्टम ना होने की वजह से क्या हो गया? बाढ़ आ गया। तो औसत से कम वर्षा वाले क्षेत्र में अपर्याप्त क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम होता है। तो औसत से कम वर्षा वाले पे वहां पे शासन भी ध्यान नहीं देता और वहां पे वर्षा हो गया, बाढ़ आ गया। तो पहला कारण ये होगा, औसत से कम वर्षा वाला। दूसरा है भूस्खलन। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है? भूस्खलन होता है। तो जैसे कि यहाँ से नदी जा रही है, भूस्खलन आया तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये रास्ता आके मिट्टी या जो भी वहां पे भूस्खलन हुआ, ये नदी के मार्ग में क्या हो जाएगा? अवरोध कर देगा। अब नदी को ऐसे जाना था, लेकिन ये पानी रुका तो ये जो एरिया था ये क्या हो जाएगा? पानी से भर जाएगा, इसकी वजह से बाढ़ आ जाएगा। तो नदी के अपवाह मार्ग में बाधा आ जाएगा, किसकी वजह से? भूस्खलन। ठीक, तीसरा है नदी के विसर्पण के कारण होता है। नदी के विसर्पण के कारण क्या होता है? जैसे कि नदी क्या होता है मालूम है कि मैदानी क्षेत्र में विसर्प करते हुए चलती है ऐसे। ठीक, अभी ये ऐसा था और यहाँ पे कोई नगर था, यहाँ पे इसके तट पे ये नगर था, समझ लो कि ये कोई नगर था या यहाँ कोई बसेरा है। अब नदी क्या किया? अपना विसर्पण चेंज कर दिया, ऐसे करा और ऐसे आके, मतलब ये चीज ऐसे इसमें आ गया और फिर ऐसे कर दिया। विसर्पण के मार्ग में आ जाएगा कोई मैदानी क्षेत्र में तो भी हो जाएगा। अर्धशुष्क क्षेत्र में नदी घाटी का अनुचित विकास हो रहा है। जैसे अर्धशुष्क क्षेत्र जो होते हैं वहां पे ये बड़ा दुविधा की बात है कि ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो बारिश आएगी नहीं उतना। अर्धशुष्क क्षेत्र है, अर्धशुष्क क्षेत्र मतलब समझ ही रहे हो कि वहां पे उतना बारिश ना होना, आर्द्र क्षेत्र में बहुत मूसलाधार बारिश होना। तो अर्धशुष्क क्षेत्र में क्या होगा कि वहां पे नदी घाटी है, ये नदी घाटी है, पहले ये एरिया था, ठीक है ना। अब नदी क्या होगा? पानी कम हो गया इसमें, तो इस एरिया में क्या किया? इंक्रोचमेंट कर लिया, लोग यहां तक बस गए, यहां तक बस गए। और इससे क्या हुआ कि कभी पानी जल स्तर बढ़ गया तो अपवाह क्षेत्र, इसका नदी का जो अपवाह व्यवस्था है उसके रास्ते में क्या हो जाएगा? ये लोग बना लिए हैं, इंक्रोचमेंट कर लिए हैं, तो बाधित हो जाएगा। तो फिर ये क्षेत्र क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगा, जैसे पंजाब और राजस्थान में होता है। और नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मान लो कि एक नदी है, ठीक है, और नदी में बहुत ज्यादा अवसाद आ रहा है। ये भी तो कर रहा है कि नदी है और नदी में क्या हो रहा है? अवसाद इकट्ठा हो रहे हैं, बालू कंकड़ ये। तो नदी की जो गहराई है, अवसाद इकट्ठा होने से क्या हो जाएगा? ये अवसाद इकट्ठा होगा तो गहराई कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी तो पानी कैपेसिटी, ग्रहण करने की कैपेसिटी कम होगी, तो फिर क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। तो एक अवसादीकरण के कारण भी नदी की ग्रहण, जल ग्रहण क्षमता कम हो जाती है, बाढ़ आ जाता है। तो ये भौतिक कारक है। तो भौतिक कारक क्या है? एक औसत से अधिक कम वर्षा वाले क्षेत्र में या कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है? अपवाह व्यवस्था अच्छा नहीं होता है और वहां पर कभी बारिश हो गई तो हो गया। दूसरा भूस्खलन बताया। तीसरा क्या बताया? विसर्पण, नदी का विसर्पण। चौथा क्या बताया? अर्धशुष्क में इंक्रोचमेंट, अर्धशुष्क क्षेत्र में अनुचित विकास कहें, अनुचित विकास कहां पे? अर्धशुष्क में, सेमी एरिड में, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? तो सिल्टेशन, ठीक है, अवसादीकरण। तो ये भौतिक कारक होते हैं, आई होप समझ रहे होंगे। अब जरा सा आते हैं मानव जनित कारक क्या है। तो मानव क्या कर रहा है कि भूमि के उपयोग प्रतिरूप में, भूमि उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? वृक्ष का कटाव कर रहा है, और कटाव में वृद्धि होने की वजह से सतही जल का बहाव क्या हो जा रहा है? वृद्धि हो जा रहा है। भाई जब यहाँ पे मान लो कि ये एरिया है और हम यहाँ पे वृक्ष लगा रखे हैं, ठीक है ना, वृक्ष लगा रखे हैं,
तो वृक्ष लगा रखे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी का अपवाह तेजी से नहीं होगा, वृक्ष पकड़ के इंगेजमेंट में भूमि जल भरण करेगा। लेकिन हम वृक्ष को काट दिए, अब काट दिए तो दो चीजें होंगी, एक तो अपवाह बड़ी तेजी से होगा, फिल्टर नहीं होगा, स्पंदन नहीं होगा, अंतः स्पंदन नहीं होगा, ठीक है, तो भूमि जल स्तर में कमी होगी। एक तो ये बात समझो। दूसरी बात क्या होगा कि यहाँ की ऊपरी परत का अपरदन भी होगा और सतही जल बहाव में वृद्धि होगी, तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, कहीं पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा, तो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो वो क्या होगा, बाढ़ ला देगा। तो ये मानव द्वारा किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि भूमि के उपयोग प्रतिरूप में परिवर्तन होगा, तो मृदा का अपरदन के दर में भी क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, और वो मृदा की अपरदन होगा तो नदी बेसिन में जाके क्या करेगा, इकट्ठा होगा और उसके तल को भरता जाएगा, तो पानी ग्रहण क्षमता क्या होगा, कम होगा, ठीक है, अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था होगा तो बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो दो कारण है भूमि उपयोग के प्रतिरूप में परिवर्तन के कारण, एक तो क्या, सतही जल बहाव में वृद्धि हो जाएगा, तो दूसरा क्या, तो सिल्ट या अवसाद जाके नदी घाटे में इकट्ठा हो जाएगा। तीसरा है वायु प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में प्रतिकूल प्रभाव होगा और औसत से अधिक वर्षा होगी, फिर क्या होगा, बाढ़ आएगा। और ये ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है, मानव करता है ना। तो ये बड़े संक्षेप में हमने लिखा है, बड़ा जाने की दिक्कत नहीं है, मतलब आसान से समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं सूखा के कारण। तो सूखा के कारण सेम वही चीज, मानव जनित, भौतिक कारक और मौसमी कारक, ये हमारा डायमेंशन है। तो मानव जनित कारक क्या है, तो वन का क्या कर रहे हैं, वन को काट रहे हैं तो मृदा का अपरदन बढ़ रहा है, अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था हो रहा है, जलीय संकट हो जा रहा है। कैसे, जरा से इस बात को समझो कि हम यहां से वन काट दिए, एकदम इसको हम काट दिए, तो जाहिर सी बात है, हमने बताया कि जहां पेड़ होंगे, पौधे होंगे, वहां पे अंतः स्पंदन दर अच्छा होगा और वो पानी कहां जाएगा, भूमि के अंदर जाएगा। पेड़ होगा और पेड़ नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, बड़ी तेजी से पानी बहता हुआ नदी में जाके गिर जाएगा, तो भूमि जल स्तर में कमी हो जाएगी, तो सूखा, जलीय संकट की स्थिति हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की वजह से मौसमी सूखा हो सकता है, कभी बारिश ही ना हो, और दीर्घकालिक रूप से प्रभाव देखा जाए, मौसमी सूखा होगा, उसके बाद दीर्घकालिक प्रभाव देखा जाएगा तो सूखा हो जाएगा। मान लो कुछ महीने नहीं बरसा और कुछ साल नहीं बरसा तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग भी है, पेड़ों के काटने की वजह से हो रहा है। मौसमी देखो क्या है, मौसमी तो वर्षा की परिवर्तितता देखें तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब कि औसत वर्षा की मात्रा अगर अधिक होगी तो वर्षा की परिवर्तितता क्या होगा, कम होगा। अगर वर्षा की परिवर्तितता अधिक होगी तो औसत वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वर्षा की परिवर्तितता पे डिपेंड करता है और वर्षा की परिवर्तितता में वृद्धि एवं परिवर्तनशीलता में वृद्धि सूखा लाएगा, तो ये मौसमी हो गया कारक, ठीक है। अब भौतिक कारक में क्या हो सकता है, भौतिक कारक में जैसे अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में क्या होगा, अपर्याप्त अपवाह व्यवस्था होगा, वहां पे अंतः स्पंदन दर क्या होगा, निम्न होगा, तो भूमिगत जल स्तर में कमी आएगी, जलीय सूखा स्थिति होगा, भौतिक कारक हो गया, ठीक है। तो ये सूखा के कारण हो सकते हैं, ठीक है। भीड़ संबंधी आपदा के कारण क्या है, अब भीड़ संबंधी आपदा के कारण हम अभी बेसिक लेके चल रहे हैं, डीकेडी करने के बाद में नौबत आएगी, पहले समझ लो कि भीड़ संबंधी आपदा के कारण क्या है। एनडीएमए के द्वारा अगर पूछे तो यही है। तो भीड़ संबंधी आपदा के कारण क्या हो सकते हैं, कि संरचना का ध्वस्त हो जाएगा, एक बाइक सब लोग क्या होंगे वहां से निकलेंगे, तो भीड़ संबंधी आपदा हो सकता है। अगर कहीं आग लग गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, सब निकलने के एक ही रास्ते से निकलेंगे, फिर क्या होगा, भीड़ संबंधी आपदा हो जाएगा। भीड़ का अनियंत्रित हो जाना भी क्या है, भीड़ आपदा के कारण है। भीड़ के व्यवहार क्या हो जाए, उग्र हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, भीड़ संबंधी आपदा हो सकता है। सुरक्षा प्रणाली अपर्याप्त हो तब भी भीड़ संबंधी आपदा आ सकता है। तो समझो भीड़ संबंधी आपदा के कारण क्या हो सकते हैं, विभिन्न हितधारकों के बीच में अगर समन्वय ना हो, कोऑर्डिनेशन ना हो, तब भी हो सकता है। ये एनडीएमए ने बताया कि भीड़ संबंधी आपदा ऐसे हो सकता है, संरचना के ध्वस्त होने से, शॉर्ट सर्किट होने से या अग्नि होने से।
भीड़ की अनियंत्रित हो जाने से, भीड़ की व्यवहार उग्र हो जाए तो सुरक्षा प्रणाली का अपर्याप्त होना और विभिन्न हितधारकों के बीच में समन्वय की कमी हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। कैसे? कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है तो निकालने के लिए सब लोग हो जाए तो उसमें कोई कुचल के भाग जाएगा, कुछ भी होगा, भीड़ संबंधी आपदा हो सकता है। शॉर्ट सर्किट में सेम होगा। भीड़ अनियंत्रित हो जाए, हम नियंत्रित न करें तो भगदौड़ मच जाएगा, वहां पे हो जाएगा। भीड़ का उग्र व्यवहार, जैसे मेला वगैरह में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है ना। भीड़ का उग्र व्यवहार उग्र हो जाए ना, उग्र हो जाए, मारने पीटने लगे तो इधर उधर लोग भागने लगेंगे तो फिर वहां पे जानमाल की हानि होगी। सुरक्षा प्रणाली अपर्याप्त हो, मतलब भीड़ कोई जा रही है और भीड़ की सुरक्षा प्रणाली ना हो, ठीक ना, अपर्याप्त फोर्स ना हो, ठीक है, और उसकी सुरक्षा प्रणाली ना हो। जैसे कोई आंदोलन ही जा रहा है किसी रास्ते में, तो आंदोलन ही जा रही है तब भी हो सकता है सर कि ये मार्ग पे जा रहा है, ये मार्ग की सुरक्षा ना किए रहे हैं। सारे लोग सोचते हैं कि क्यों बांध देते हैं, क्यों लोगों को जाने नहीं देते हैं, क्योंकि ये आसानी से निकल रहे। क्योंकि अगर ये चीज भड़के तो बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। विभिन्न हितधारकों के बीच में समन्वय नहीं हो रहा है। अब समन्वय नहीं, कोऑर्डिनेशन के लिए जैसे पुलिस है, पुलिस और जो आंदोलन निकालने जा रहा है वो आंदोलन के बीच में समन्वय ना हो तो ऐसी हिंसा हो सकती है। एक एग्जांपल बताया, तो सोच के देखना इसमें, ठीक है ना। अब जरा सा बात करते हैं कि भीड़ का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। भीड़ का प्रबंधन कैसा होना चाहिए? एनडीएमए के माध्यम से लिखना हो तो एनडीएमए के माध्यम से कैसे लिखेंगे? तो ये वस्तुनिष्ठ ना होकर क्या हो जाता है, व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। भीड़ का प्रबंधन वस्तुनिष्ठ ना होकर क्या हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी स्थान पर होने वाली भीड़ संबंधी आपदाएं, उनका प्रबंधन कई कारकों पर निर्भर करता है कि भीड़ का लक्ष्य क्या है, जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसका लक्ष्य क्या है, भीड़ का उद्देश्य क्या है और भीड़ का स्थान क्या है। इन तीन कारकों पे डिपेंड करता है मैनेजमेंट करना, भीड़ का प्रबंधन करना। एनडीएमए ने बताया था, ठीक है। तो भीड़ को प्रबंधन कैसे किया जाए, भीड़ का प्रबंधन कैसे किया जाए? एनडीएमए ने सुझाव दिया कि भीड़ का प्रबंधन कैसे किया जाए। आयोजन से पहले प्रशासन को सूचित करना। अगर कोई आयोजन हो रहा है, कोई हड़ताल हो रहा है, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, तो उसके आयोजन से पहले प्रशासन को सूचित करो। यातायात नियमन बनाए रखना, सीसीटीवी से निगरानी करना कि भीड़ कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसमें उपद्रवी लोग आ गए हैं। मार्ग निर्देशिका का व्यवस्था करना, उनको बताना कि इस मार्ग से आपको होके जाना है। वीआईपी के लिए विशेष व्यवस्था करना। अगर मान लो कि उस भीड़ को संबोधन करने के लिए कोई वीआईपी आ रहा है, उसके लिए अलग से व्यवस्था करना। अगर आने से समस्या है, अगर आने से समस्या है तो रोक देना कि वीआईपी का ऐसा पता चले कि वो आएंगे तो भीड़ क्या हो जाएगी, उग्र हो जाएगी। तो ऐसे हालत में आप उस बंदे को मना कर देना कि भाई नहीं आना। फिर भीड़ जहां पे हो वहां पे लाउड स्पीकर होना चाहिए, सहायता केंद्र होना चाहिए और एम्बुलेंस खड़ा होना चाहिए। एनडीएमए ने बोला ये जाहिर सी बात है, होना ही चाहिए। मौलिक सुविधाओं की व्यवस्था होना चाहिए, जैसे जहां पे आयोजित किया जा रहा है वहां पे शौचालय होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, ठीक है। जहां भीड़ प्रबंधन में एनजीओ और स्थानीय समुदाय को भी शामिल करना चाहिए। ये एनडीएमए ने सुझाव दिया, बड़ा सिंपल है, सोच के देखना, ठीक है। आपदा प्रबंधन की संरचना क्या है? देखो, आपदा प्रबंधन की तीन संरचना है। एक हमने कहा कि एक होता है क्या, नेशनल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे, एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो आपदा प्रबंधन की संरचना एनडीएमए एक्ट 2005 की विशेषताएं पूछ लिया जाए कि एनडीएमए एक्ट 2005 की विशेषताएं बताएं, ठीक है। तो यही विशेषता होगा कि भारत में ये एनडीएमए एक्ट के तहत तीन संरचना निर्धारित किया गया है, नेशनल, स्टेट और क्या, डिस्ट्रिक्ट। अब देखो कि इसमें किसके निगरानी में होता है, तो एनडीएमए। नेशनल में क्या, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट क्या, अथॉरिटी। स्टेट में क्या होता है, जो स्टेट में कोई आपदा है उसको कौन निगरानी करता है, देखभाल करता है या आपदा के लिए कदम उठाता है, तो वो कौन उठाता है, एसडीएम, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और अगर डिस्ट्रिक्ट में होता है तो कौन उठाता है, डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब एनडीएमए के अध्यक्ष कौन होता है, एनडीएमए का अध्यक्ष होता है पीएम। कौन होता है, पीएम होता है। एसडीएमए के अध्यक्ष कौन होगा, तो सीएम होगा। डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होगा, तो डीएम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये चीज ध्यान रखना कि एनडीएमए में हमारा क्या होता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, ठीक है।
तो केंद्र और राज्य के स्तर पे एनडीएमए होगा, एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होगा, पीएम होगा, एसडीएमए का अध्यक्ष सीएम होगा और डीडीएमए का अध्यक्ष। तीन स्तर पे बात कर रहे हैं, इतनी बात हो गई। इन दो स्तर पे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, इसमें सारे निर्णय लिए जाएंगे या कैसे मैनेजमेंट करना है डिजास्टर का, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा होगा। दोनों में होगा, राज्य स्तर पे होगा और एनडीएमए मतलब नेशनल स्तर पे होगा। इसमें कितने लोग होंगे, तो 9 लोग होंगे। या ये कह लें कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जितने सचिव होते हैं उन सचिव हर मंत्रालय के सचिव होते हैं। ठीक, ये बात समझ में है। आप देखो, लेकिन जिला स्तर पे कौन होगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ना होकर स्थानीय निकाय की व्यवस्था होगी। अब क्षमता विकास की स्थापना किया गया है। इसमें क्या होगा, क्षमता विकास, कि जहां पे डिजास्टर आ गया तो उसका क्षमता विकास कैसे किया जाएगा, विकास कौन करेगा। तो उसके लिए एक संस्था का स्थापना किया गया, क्षमता विकास। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जो हानि हो गई, जो बिल्डिंग गिर गए, सड़क उखड़ गए, तो उसके ऊपर कौन उसका देखभाल करेगा, कौन क्षमता विकास करेगा, तो उसके लिए बनाया गया एनआईडीएम। एनआईडीएम ये क्षमता विकास के लिए है, एनआईडीएम। इसमें हम एक अलग से डीकेडी जब बताएंगे तो उसमें ये याद जरूर करा देना कि एनडीएमए एक्ट के पूरी विशेषताएं बता दें और वहां पे अलग तरीके से बताएंगे। अभी हम बेसिक बता रहे हैं, तो हमने क्या बताया अभी तक, ये बताया कि देखो भाई 3 स्तर पे होता है, नेशनल स्तर पे, स्टेट स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे। नेशनल स्तर पे कौन देखता है, एनडीएमए देखता है। ठीक है, स्टेट स्तर पे कौन देखता है, तो एसडीएमए देखता है। और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे कौन देखता है, डीडीएमए देखता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। इसका कौन होता है, सीएम होता है। इसका कौन होता है, तो डीएम होता है। ये बताया। इस दोनों स्तर पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, जितने निर्णय लेना होता है मैनेजमेंट की वो लेता है। इसमें 9 सदस्य हो सकते हैं या इससे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, इसमें सचिव होते हैं, सचिव पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल होगा तो केंद्र का होगा और स्टेट का होगा। यहां पे क्या होगा, तो यहां पे स्थानीय निकाय की व्यवस्था है। स्थानीय निकाय भाग लेंगे, स्थानीय निकाय भाग लेंगे। यहां पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है, स्थानीय निकाय भाग लेंगे। पंचायत, पंचायत समिति, ये सब। ठीक है ना, ये चीज है। ये तीनों तो पहला लेवल पे हो गया, एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए। उसका अध्यक्ष कौन होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ये जो निर्णय लेने की बात आती है, ये आ गया। फिर हुआ कि जो क्षमता, अब जो ध्वस्त हो गए हैं उनको क्षमता निर्माण कौन करेगा, बनाएगा क्या, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना किया गया। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया। तो ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट है कि आपदा का प्रबंधन करने के लिए जो क्षमता विकसित करेगा वो कौन करेगा, एनआईडीएम बनाया गया। ठीक है ना। और आपदा के समय में कौन कार्रवाई करेगा, एक्शन कौन लेगा, उसके लिए एनडीआरएफ बनाया गया। ठीक है, एनडीआरएफ बनाया गया। इतनी बात समझ में है ना। अब देखो, एक बात तो जान लो, जो एनडीआरएफ, एक बात ये जान लो कि आपदा में, इस आपदा की स्थिति में सुनियोजित और वैज्ञानिक कार्रवाई कौन करेगा, तो एनडीआरएफ करेगा। और क्षमता विकास कौन करेगा, एनआईडीएम करेगा। तो एनडीआरएफ है क्या, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, एनआईडीएम के बारे में भी पढ़ेंगे। और आपदा प्रबंधन की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र और राज्य स्तर पे आपदा प्रबंधन कोष बनाए गए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ये एनडीएमए एक्ट की विशेषता है। तो क्या है कि 3 स्तरीय है। एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए की अध्यक्षता कौन करता है, ये मालूम है। केंद्र और राज्य स्तर पे कार्यकारिणी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पे स्थानीय निकाय की व्यवस्था की गई है। क्षमता विकास के लिए एनआईडीएम की स्थापना किया गया। आपदा की स्थिति को सुनियोजित और वैज्ञानिक कार्रवाई के लिए एनडीआरएफ बनाया गया है। और आपदा प्रबंधन कोष 2 स्तर पे लाया गया, किसके, राष्ट्र और राज्य के स्तर पे। ठीक है ना। अब जरा सा बात करते हैं कि एनआईडीएम, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था का कार्य क्या है। तो ये क्षमता का निर्माण करेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करेगा, मानव संसाधन का क्या करेगा, विकास करेगा, प्रशिक्षण देगा, नीतिगत पैरवी करेगा या सलाह देगा। ठीक है, ये इसका काम है एनआईडीएम का।
क्षमता निर्माण, मानव संसाधन का विकास, प्रशिक्षण देना, नीतिगत पैरवी या सलाह देना। ठीक है ना। एनडीआरएफ के बारे में देखें, जिसको राष्ट्रीय आपदा मोचक बल बोला जाता है या नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बोला जाता है। इसमें 12 बटालियन 3 सीआरपीएफ के हैं, 3 बीएसएफ के, 2 सीआईएसएफ के, आईटीबीपी बीपी के 2 और एसएसबी के 2। तो ये 12 बटालियन हैं। लेकिन अभी कैबिनेट ने मंजूरी दिया है असम राइफल का 1 होगा और बीएसएफ का, तो अब टोटल हो जाएंगे 14। ठीक है ना। यूपी में आपदा एनडीआरएफ की तरह काम करने वाला कौन सा पीएसी है। ठीक है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एक आया, भारत ने एक निकाला एनडीएमपी। ठीक है ना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016। ये लाया क्या गया था, 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क आया था। 2015 में क्या हुआ था, सेंडाई फ्रेमवर्क आया था, उसके बारे में बताएंगे आगे, इतना ध्यान रखो। उस सेंडाई फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए ये लाया गया। ठीक है। तो सेंडाई की चारों प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना में 5 प्राथमिकताएं शामिल की, जिसमें सेंडाई के 4 प्राथमिकताएं जो बोला गया था वो चारों प्राथमिकताएं भी शामिल हैं। क्या कि कोई जोखिम है उसको समझना, पहली बात, और जितनी विभिन्न एजेंसियां आपदा के लिए काम करती हैं उनकी कोऑर्डिनेशन होना। तो ये बोला कि कोई आपदा आएगा तो आपदा से पहले तो ये चीज सुनिश्चित करो, ठीक है, कि जो जोखिम हो रहा है उसको समझो कि भैया कहाँ जोखिम है। ठीक है। विभिन्न एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन करो। डीआरआर निवेश, जिसको बोलते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन निवेश करना, मतलब संरचनात्मक उपायों के लिए ऐसा संरचना बनाना जो आपदा रोधी हो। डीआरआर रिडक्शन निवेश का मतलब क्या, कि ऐसा संरचना बनाना जिसमें क्या हो, आपदा रोधी हो। डीआरआर के निवेश में गैर संरचनात्मक उपाय के लिए भी बनाना। तो एक संरचनात्मक बनाना है, डीआरआर निवेश करना है, दूसरा गैर संरचनात्मक। एक तो जितने स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो आपदा रोधी होने चाहिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार की कैसी आपदा आ रही हो उसके आधार पे संरचना बनाएंगे। इसमें डीकेडी करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, लेकिन ये याद रखना। तो 2 तरीके से डीआरआर का निवेश हो सकता है, एक संरचनात्मक में और गैर संरचनात्मक उपाय के लिए करना चाहिए। फिर 5वां क्या, कैपेसिटी या क्षमता विकसित करना। ठीक है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जो 2016 है, इन 5 के अलावा 18 ऐसे गतिविधियों को पहचान की जिसका ध्यान प्रत्येक प्रबंधन में रखना नितांत आवश्यक है। इन 5 को सेंडाई की 4 प्राथमिकताएं तो इसमें शामिल हैं, लेकिन उसके अलावा भी भारत ने और भी आगे सेंडाई फ्रेमवर्क से बढ़ते हुए 18 ऐसी गतिविधियों की पहचान की जो कि प्रत्येक प्रबंधन में इनको रखा जाना चाहिए। वो प्रबंधन क्या है 18 में, तो ध्यान रखना कि पूर्व चेतावनी, मानचित्र, उपग्रह से आंकड़ों की प्राप्ति करना। क्या कि आपदा कोई आए तो पूर्व चेतावनी देना, आने से पहले मानचित्र बनाना, वहां पे किसी क्षेत्र में है क्या, इसको बड़े ध्यान से रखना। ये चीजें बनाया गया है, तो कुछ यहाँ पे डीकेडी करेंगे तो पता चलेगा। अभी बात इतना समझो कि आपदा आएगा उससे पहले चेतावनी देना, और आपदा आ रहा है उसका मानचित्र बनाना कि भाई कहाँ ज्यादा आपदा आ सकता है। उपग्रह से आंकड़ों की प्राप्ति करना, व्यक्ति और मवेशियों की रिक्तीकरण करना। अगर आपदा आ रहा है तो आपदा आने से पहले क्या व्यक्तियों को और मवेशियों को हटाना, चिकित्सीय देखभाल को उपस्थिति कराना, प्रेजेंट कराना, पेयजल और जन सुविधाएं बढ़ाना, खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना, संचार व्यवस्था अच्छा रखना, आवास एवं आश्रय का ध्यान रखना या निर्माण करना, आंकड़ों का संग्रह करना, राहत कार्यों की तैनाती करना, बिजली की आपूर्ति बाधित न हो उसको सुनिश्चित करना, ईंधन पे ध्यान रखना, परिवहन पे ध्यान देना, मीडिया के साथ संबंध बेहतर बनाना, राहत सामग्री पहुंचाना, मृत्यु जानवरों का निपटान कैसे हो इस पे ध्यान रखना, प्रबंध करना, मवेशियों के लिए चारा व्यवस्था हो इसका प्रबंध करना, पुनर्वास की प्रबंध करना। तो ये सारी गतिविधियां ऐसी हैं, ये हमारे गवर्नमेंट ने बोला है। अब कोई भी चीज मान लीजिए कि बाढ़ ही बोल दिया, अब सोचो बाढ़ में यही करोगे, पूर्व चेतावनी मानचित्र बनना, पूरा से जहां बाढ़ आ ले उस क्षेत्र को होना। पूछ ले कि एनडीएमए के क्या, एनडीएमए ने सिफारिश की, एनडीएमए के द्वारा बाढ़ को रोकने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश दिया है, बताइए। तो आप लोग रट के आओगे कि क्या किया है। भाई यही है, यही है। देखो, पूर्व चेतावनी देना, मानचित्र हम बताएंगे, कोई अलग से नहीं है।
यही यही सब लिख दोगे, सारे हो जाएंगे। कि पूर्व बाढ़ आने से पहले चेतावनी दे दें, मानचित्र वहां पे बनाएं कि कौन एरिया बाढ़ से ज्यादा प्रभावित होगा, उपग्रहों से आंकड़े प्राप्त करके एनालिसिस करें, व्यक्ति जहां बाढ़ आने वाला है वहां के व्यक्तियों और मवेशियों को रिक्तीकरण करें, चिकित्सीय उपलब्ध कराएं, पेयजल वहां पे और जन सुविधाओं की प्रबंध करें, खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करें उस क्षेत्र के लिए, संचार व्यवस्था सुनिश्चित। ये सारे आप बोल सकते हो, वो बोलोगे कि इंडिया में ना चक्का कोई काट नहीं सकता, बता दे रहे ना। इधर इंसान घूम जाता है, कैसे याद रखेंगे बताएंगे, जब बीकेडी होगा सब बोलोगे वहां पे। लेकिन इस बात को बेसिक रूप से समझ लो, ईंधन की परिवहन की सारी ये है, सारी व्यवस्था करनी होगी, ठीक है। इस योजना पत्र में डीआर जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है, शासन को मजबूती बनाने के लिए उपायों की विस्तृत चर्चा की गई है और इसके लिए निम्नलिखित 6 क्षेत्र पहचान किए गए हैं। तो डीआर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए शासन ने कौन 6 कदम उठाए हैं? तो डीआर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मुख्य धारा में लाने के लिए क्षमता विकास करना, सहभागिता उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है, अपने क्षेत्र में चयनित प्रतिनिधियों के साथ कार्य करना, शिकायत का निपटान प्रक्रिया, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए प्रमाण एवं पुरस्कार की सुविधा उपलब्ध। अब लग रहा होगा ये क्या पढ़ रहे हैं, बकवास चीज। भाई ये समझो कि सेंडाई फ्रेमवर्क ने ये बोला था कि आप अपने देश में डीआरआर लागू करें। डीआर ये है क्या? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, की जो रिस्क है, जोखिम है, उस जोखिम को कम करो। और जोखिम को कम कैसे किया जा सकता है, जरा सोचो भाई। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे किया जा सकता है? इसको मुख्य धारा में लाके, ऐसा नहीं ना कर सकते कि उपेक्षा करके रखोगे, इसको मुख्य धारा में लाके इसके ऊपर विचार करोगे तब। और डिजास्टर के लिए क्या करोगे? अपनी डिजास्टर जो भी हानि हो रही है उसकी रोकने के लिए क्षमता विकास करोगे। और क्षमता विकास करोगे तो सबकी सहभागिता चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और जो वहां पे चयनित प्रतिनिधि हैं उनकी, भाई ऐसा तो नहीं है, जनता ही तो चयनित करती है, और जनता का कल्याण कौन है देखेगा? यही देखेंगे जो प्रतिनिधि होंगे, उनके साथ कार्य करना। अगर कोई शिकायत आ रही है तो उस शिकायत का निपटान प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। और जो आपदा के लिए बढ़िया काम करें उसके लिए प्रमाण पत्र दें, पुरस्कार दें, कि और लोग भी मोटिवेट हों कि आपदा में काम करना चाहिए। तो ये कौन सी बड़ी बात बोल दिया, ठीक है, कि इन पे हमें शासन को मजबूती बनाने के लिए डीआरआर पे काम करना चाहिए। और डीआरआर पे काम करने के लिए यही सारे काम पूछ लिया जाए कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए आप क्या करेंगे कम करने के लिए। तो भाई एक तो डिजास्टर रिस्क निवेश करेंगे, ये बात तो हमने बताया था। एक संरचनात्मक रूप में कि संरचना ऐसा बनाएंगे कि वो जो भी आपदा आ रहा है उसके रोधी करें, और गैर संरचनात्मक कार्य भी करेंगे। गैर संरचनात्मक कार्य का संरचना से अलग हटके जितने प्रबंधन है, प्रशासन का देख रेख है, मानचित्र बनाना है, वो सब गैर है, वो भी काम करेंगे, तभी हमारा डिजास्टर रिडक्शन होगा। तो हम लोग समझेंगे इसको, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। इकाई ना एक बीकेडी में पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन बशर्ते आप लोग इसको ध्यान में रखे रहें, वरना हम पूरा पढ़ाने लगेंगे फिर वेस्ट ऑफ टाइम होगा। सेंडाई फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे। सेंडाई फ्रेमवर्क ये 15 वर्षीय है। और कैसा है फ्रेमवर्क? ये गैर बाध्यकारी समझौता है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क पहली बात कैसा है, 15 वर्ष के लिए लागू किया गया है और गैर बाध्यकारी है। दो इससे पहले, सेंडाई से पहले दो आया था, याकोहामा और कोबे। डिजास्टर मैनेजमेंट पे दो अंतरराष्ट्रीय पहल हुए थे, याकोहामा पे और कोबे पे, इसको भी बताएंगे। तो इन दोनों से ये तीसरा है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई फ्रेमवर्क व्यापक है और व्यवहारिक है। तो पहली बात क्या हुआ, 15 साल के लिए है, गैर बाध्यकारी है, और पहले की अपेक्षा जो समझौते हुए हैं उनसे व्यापक है और व्यवहारिक है, ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या बोलता है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण या डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की प्राथमिकता जिम्मेदारी सरकार की होती है। कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कौन करेगा? सरकार करेगा। लेकिन ये भी बात बोला कि स्थानीय शासन और निजी क्षेत्र की भी भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए। देखो डीआरआर का प्राथमिक काम किसका है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का काम सबसे पहला सरकार का होगा। ये कौन सी बड़ी बात बोले। और साथ में ये सफल कब हो सकता है? जब वहां पे लोकल गवर्नमेंट भी साथ में काम करे और प्राइवेट भी इनके साथ मिल जाए तो अच्छा रिस्पांस आएगा। यही बात बोला। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मूल्यांकन करने के अलावा व्यवहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रयास करता है।
तो डिजास्टर रिस्क है क्या? तो मूल्यांकन करने के साथ साथ ये व्यवहारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मूल्यांकन भी करेगा और व्यवहारिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगा। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? पहला, आपदा जोखिम को क्या करना, समझना, जो कि हमने 2016 एनडीए में एनडी डिजास्टर मैनेजमेंट, वो क्या था 2016 का था ना, एनडीएमपी, ठीक है। तो एनडीएमपी का भी अगर यहां पे देखें एनडीएमपी 2016 को, तो उसमें भी था जोखिम को समझना, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो भी आपदा जोखिम शासन है उनको मजबूत करेंगे तभी तो होगा। डीआरआर में निवेश करना, और भारत में दो चीजें बोल दिया गया कि संरचनात्मक रूप से निवेश करना और गैर संरचनात्मक में। और इसमें है क्या, बिल्ड बैक बेटर, जो ध्वस्त हो गए हैं उसके बाद भी अच्छे से बनाना, ध्वस्त होने के बाद बहुत अच्छे से बनाना का अनुसरण करता है। तो ये इसकी प्राथमिकताएं हैं, ठीक। अब बात आती है कि जो प्राथमिकताएं बताए गए हैं तो उसके आकलन के लिए क्या व्यवस्था किया सेंडाई फ्रेमवर्क ने, कि कैसे आकलन किया जाए। हमने कहा ना कि आकलन भी करता है सेंडाई फ्रेमवर्क और क्या करता है, लक्ष्यों की प्राप्ति भी करता है, ये बात बताया दोनों चीज। तो उसमें प्राथमिकताएं, चार प्राथमिकताएं हैं, वो चारों प्राथमिकताएं ये हैं कि आपदा जोखिम को समझना, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना, डीआर में निवेश करना और बिल्ड बैक बेटर, ये चार है इसके। तो बोला कि मूल्यांकन के लिए क्या इसने दिया, तो उसके मापन के लिए क्या क्या लक्ष्य बताया। क्या उसने बोला, जिसमें कमी करनी चाहिए। मापन के लिए बोला कि क्या होने चाहिए, कैसे हम बता सकते हैं कि आकलन कर सकते हैं। तो आकलन करने के लिए कुछ उसने बोला कि किसमें कमी करना चाहिए और किसमें वृद्धि करना चाहिए। इन आधार पे उसने बहुत बड़ा लंबा दिया है, लेकिन यहाँ डीकेडी करके छोटा कर दिया गया कि जिनमें कमी करनी चाहिए क्या, तो आपदा से होने वाली मृत्यु कम हो तो हम कहेंगे कि डीआरआर अच्छा है आपका ना, मूल्यांकन हो गया। तो इनमें कमी करना है। आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी हो गया तो कहेंगे कि डीआरआर अच्छा है आपका। प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति कम हो तो हम कहेंगे डीआरआर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हानि कम हो तो हम कहेंगे कि आपका डीआरआर अच्छा है। मूल्यांकन हो गया ना, तो जिनमें कमी करके भी मूल्यांकन हो सकता है। वृद्धि होनी चाहिए, उसके आधार पे भी मूल्यांकन कर सकते हैं। ऐसे देश की संख्या में वृद्धि करना जिनके पास डीआरआर के लिए नीति तैयार हो। तो डीआरआर जब देश की संख्या में वृद्धि होगी तो पूरे ओवरऑल देखेंगे डिजास्टर से जो घटनाएं हो रही हैं, जान माल की हानि हो रही है, वो कम आ जाएगी। अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएंगे तो डीआरआर कम होगा। पूर्व चेतावनी प्रणाली और सूचनाओं तक पहुंच बनाएंगे तो क्या होगा, डीआरआर कम होगा। तो इनमें वृद्धि करना चाहिए, इनमें कमी करना चाहिए। आप पूछ ले कि सेंडाई फ्रेमवर्क में मूल्यांकन करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, वो या आप लक्ष्यों को मूल्यांकन करने के लिए क्या क्या उपाय बताएंगे, तो दो चीज में बांट के खट से बता दे ना। आपदा प्रबंधन पे अंतरराष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए गए, तो देखो हमने बताया था ना कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर याकोहामा 1994 में हुआ था, और WCDR वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रिडक्शन कोबे 2005 में हुआ था, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेंडाई 2015 की बात कर रहे हैं, जो 15 साल के लिए, और यही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि कोबे में डिजास्टर रिडक्शन की बात किया गया है और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में बात किया गया है सेंडाई फ्रेमवर्क में। ध्यान रखना ना, ये दोनों की ना, डीआरआर बोल रहे हैं ना रिस्क रिडक्शन, तो सेंडाई फ्रेमवर्क है, और केवल डीआर बोलेंगे तो वो डिजास्टर रिडक्शन की बात इसमें बोला गया था कोबे। और ये तीनों कहां पे है, जापान में, और जापान से बढ़िया कोई डिजास्टर मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जापान अव्वल है, बहुत अच्छा है, ठीक। सेंडाई फ्रेमवर्क हम लोग देख ही लिए। आपदा में तकनीकी की भूमिका देखें कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे आपको सोचना है, इसरो का काम आया है। इसरो ने एनडीएमई बनाया 1998 में, एक डिपार्टमेंट, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट,
98 में के बाद आंकड़ा संग्रह किया कौन? एनडीएमए, इसरो का ही। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है कौन? एनडीएमए। उपग्रहों के द्वारा ये क्या किया? डाटा संग्रह किया। तो उस डाटा का प्रयोग करते हैं। तो इसरो का हो गया तकनीकी का, आपदा में तकनीकी का उपयोग। दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी का, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का भी है, सूचना प्रसारण में, जागरूकता फैलाने में, सहभागिता में। कंप्यूटर का है डाटा एनालिसिस में, निगरानी में। सुरक्षा का है लाइफ जैकेट वगैरह प्रोवाइड करना, या सुरक्षा के मामले में भी टेक्नोलॉजी अच्छा यूज किया जा सकता है, इस पे डीकेडी करेंगे। मीडिया, ये भी टेक्नोलॉजी है, जागरूकता बढ़ाएगा, प्रभावी क्रियान्वयन करेगा। तो 4 डायमेंशन में देखना है, इसरो का डायमेंशन लेना है, आईटी का डायमेंशन लेना है, कंप्यूटर का डायमेंशन लेना है, सिक्योरिटी का डायमेंशन लेना है और मीडिया का डायमेंशन, इस पे सोचना है, ठीक है ना। अब आपदा प्रबंधन के 3 चरण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपदा हो आप बोल बच्चन इसी पे करोगे, ध्यान रखना। 3 चरण है, या साइकिल, आपदा साइकिल बोला जाता है। ये आपदा साइकिल बोला जाएगा कि आपदा पूर्व, ठीक है, आपदा के समय और आपदा के बाद। यही आपदा साइकिल भी है। आपदा के बाद क्या करना चाहिए? तो आपदा के पूर्व हमेशा क्या है? आपदा के पूर्व जो भी है हमारा दीर्घकालीन होना चाहिए, दीर्घकालीन। कभी भी आपदा को देखना है तो 2 नजरिए से देखेंगे। मैनेजमेंट को, आपदा को 2 नजरिए से देखेंगे। एक तात्कालिक नजरिए से देखा जाएगा, कोई आपदा आ जाएगा, और दूसरा दीर्घकालिक नजरिए से देखा जाएगा, ठीक है। दीर्घकालिक में क्षमताओं को विकास किया जाएगा कि उसकी संभावनाओं को, जोखिम को क्या किया जाए, कम किया जाए। तात्कालिक में जो आपदा आ चुका है उन लोगों को राहत पहुंचाया जाएगा। आप कैसे पहुंचाया जाएगा? तो याद करो कि 2016 वाले एमपी में 2016 में क्या 18 बताए थे, वो 18 याद है, तो उसी से राहत पहुंचाया जाएगा। फिर सोचना उस पे जाके ना। तो देखो आपदा से पूर्व क्या होना चाहिए? एक न्यूनीकरण के, रिडक्शन के स्तर पे क्या होना चाहिए? तो जहां भी जोखिम है उनका मानचित्र बना लिया जाए और अनुसंधान और डेवलप किया जाए, रिसर्च और डेवलप किया जाए, रिडक्शन कैसे हो। संकट का प्रबंधन किया जाए, जो भी संकट आने वाला है, संभावना है, उसका प्रबंधन किया जाए। तो न्यूनीकरण के स्तर पे किया जाए। दूसरा तैयारी के स्तर पे क्या किया जाए? तो आपात अगर आ जाता है तो उनकी योजना क्या हो वैसा निर्माण किया जाए। सूचना प्रणाली स्ट्रॉन्ग रखा जाए। जन सूचना के लिए क्या किया जाए? ये तैयारी के स्तर पे सूचना पहले से रखना। आपदा के दौरान क्या करना चाहिए? आपदा के दौरान संसाधनों का मानचित्रण करना चाहिए कि कौन सा संसाधन कहाँ पे है, कैसे राहत मिले, राहत कार्यों की तैनाती होनी चाहिए, खोज और बचाव होना चाहिए। ये आपदा के दौरान 3 स्टेप करना चाहिए। फिर आपदा के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो अगर आपदा को मलबों को हटाना, पुनर्निर्माण करना और प्रभाव का आकलन करना, कितना प्रभाव हुआ, ये आपदा बाद है। तो ये पूरा साइकिल है, इस साइकिल पे ध्यान रखना। अब जरा सा बात करें कि कोई भी आपदा आ जाए, आपदा का कोई भी प्रश्न आ जाए, XYZ, कोई नहीं बताएगा। 7R फॉर्मूले से टैकल कर लेना। 7R के साथ टैकल कर लोगे, सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। कोई आपदा का प्रश्न आता है कि इस आपदा में क्या करना चाहिए, तो 7R फॉर्मूला है। क्या? अल्पकालिक रूप में क्या करना चाहिए, दीर्घकालिक रूप में क्या करना चाहिए। अल्पकालिक में 3R और दीर्घकालिक में 4R करना चाहिए ना, आपदा को देखने के नजरिए में। अल्पकालिक में बचाव करो, अब आपदा आ गया, रिलीफ पहुंचाओ, रिस्पांस करो, ये 3R होना चाहिए। इसी पे सोच के कि बचाव करो, राहत करो, इसी पे डीकेडी कर लो, हो जाएगा। कहते हैं ना कि आपदा पढ़ो ही नहीं, आपदा के कुछ बेसिक डाटा जानो कि कौन से एरिया में कैसे आता है, और ये लेके 7R खुद पढ़ो, एग्जाम में हो जाएगा सारा चीज। देखना कभी भी होगा यूज करेंगे, कभी क्वेश्चन आएगा ना यूज करेंगे। आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करना, बताएंगे। दीर्घकालीन में क्या होना चाहिए? रिकंस्ट्रक्शन करना चाहिए, रिकवरी करना चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए, पुनर्संयोजन होना चाहिए, रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन की बात बोला गया है। तो ये दीर्घकालीन है, इस पे सोचना है हर एक चीज का। डीकेडी इसी में छुपा हुआ है राज, आपदा से कोई जरूरी। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर हमारा आपदा का। नेक्स्ट टाइम में, आज तबीयत ठीक भी नहीं लग रहा था, फिर भी था कि हाँ आप लोग का कोर्स भी पूरा करना है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, और शाम को क्लास भी है। तो चलिए ये देखिएगा आपदा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब भी होगा, इसका खत्म हो जाएगा तो एक डीकेडी होगा, और डीकेडी पूरा नहीं होगा। प्लीज आप लोग ध्यान रखना कि जब भी डीकेडी अनाउंस किया जाएगा, कुछ पेज होंगे उसको आपदा को पढ़ लेना, ठीक है।
अदरवाइज परेशान हो जाओगे। तो आपदा वाले चीज में जाके पढ़ लेना, मुश्किल से 10 या 15-20 पेज होगा, जो भी होगा पढ़ के तब समझ में आएगा। यहाँ समझा भी रहे हैं, फिर जितनी बार है उसको आत्मसात करो। आत्मसात करने से मतलब क्या है ना कि आत्मसात करने से आंसर कैसा भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे, आंसर आप दे लोगे ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।